I once again welcome you all to Awakening classes. आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि पार्ट थर्ड में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और इसमें आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक इंक्लूडेड है। फंडामेंटल राइट्स एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। इससे बहुत क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इसके सारे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। ये बहुत लेंथी टॉपिक है, इसमें 3-4 लेक्चर आएंगे, बट इसको आपने ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना है। सबसे पहला पॉइंट इज फंडामेंटल राइट्स को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो अगर इसको इंडिया का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, इसका मतलब मैग्ना कार्टा कुछ होगा। तो मैग्ना कार्टा बेसिकली एक चार्टर था राइट्स का, मतलब इसमें कुछ राइट्स के बारे में लिखा हुआ था। और ये किसने निकाला था? ये इशू किया था किंग ऑफ इंग्लैंड, जिसका नाम था किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, उसने इशू किया था। और ये पहले रिटन डॉक्यूमेंट थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पहला रिटन डॉक्यूमेंट था मैग्ना कार्टा, जो चार्टर किसने निकाला था? बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। अब जो इंडिया के फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को क्या लिखा जाता है? बिल ऑफ राइट्स। जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वहां पर क्या लिखा गया है? बिल ऑफ राइट्स। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये बेसिकली कौन से आइडिया को प्रमोट करते हैं? ये आइडिया को प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। कौन से आइडिया को? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है जहां पर हर पर्सन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, जैसे राइट टू वोट। हर एक पर्सन को इक्वल एक्सेस हो पॉलिटिकल ऑफिस का। हर एक पर्सन की इक्वल वॉइस हो गवर्नेंस में। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का पार्ट है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन राइट्स को हम फंडामेंटल क्यों कहते हैं? इन राइट्स को फंडामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो राइट्स हैं, इनकी गारंटी पता कौन प्रोवाइड कर रहा है? इनकी गारंटी और इनको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है लैंड का। वही इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है। और जो ओरिजिनली भारत का संविधान बनाया गया था, उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 थे। अभी 6 रह गए क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है, वो डिलीट कर दिया गया। तो ये 7 फंडामेंटल राइट्स कौन से थे? पहला राइट टू इक्वलिटी, मतलब एक इक्वलिटी का कंसेप्ट यहाँ पर आता है कि एवरीवन इज इक्वल। तो उसके कुछ राइट्स हैं, तो ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आते हैं। ये आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वलिटी को कंप्लीटली। सेकंड, राइट टू फ्रीडम। यहाँ पर हमें कुछ फ्रीडम मिलती है, जैसे स्पीच की, एक्सप्रेशन, और भी बहुत सी फ्रीडम्स है। आर्टिकल 19 से 22। राइट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन अगेंस्ट, सॉरी यहाँ पर आएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर कोई एक्सप्लॉइटेशन करता है, मतलब शोषण करता है किसी का, उसको यूज करता है किसी पर्पज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, तो उसके रिलेटेड भी कुछ राइट्स हैं जो आर्टिकल 23-24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 25 से 28। तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ से आप रिलीजन के बेसिस में समझोगे जो राइट्स दिए गए। फिर माइनॉरिटीज हैं हमारे देश में, कुछ उनको कुछ उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ राइट्स हैं। ये 29-30 आर्टिकल्स आ जाते हैं। 31 जो है इसको डिलीट कर दिया गया। मैंने आपको बताया था राइट टू प्रॉपर्टी, इसमें भी देखेंगे हम क्या था। और ये कौन सी अमेंडमेंट से डिलीट, अगर आपने किसी राइट को डिलीट किया है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाई होगी। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में आया था, इसके तहत इसको डिलीट कर दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को। और सबसे इंपॉर्टेंट राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, ये आर्टिकल 32 है। ये हम समझेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी क्या है। तो आज हम मेनली डील करेंगे फर्स्ट पार्ट, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, मतलब आर्टिकल 14 से 18 तक आज हम कवर करेंगे। उससे पहले कुछ क्विक डाइजेस्ट। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया के, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। अब एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड में क्या फर्क होता है? एब्सोल्यूट होता है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको लिमिट नहीं किया जा सकता, मतलब किसी भी सिचुएशन में उसको आप कम नहीं कर सकते। ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकते। बट क्वालिफाइड होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में उनको लिमिट करना जरूरी है। जैसे सपोज करो देश में इमरजेंसी लगी हुई है, अब उस टाइम फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा लिमिट करना जरूरी है। जैसे अब अगर सपोज करो कहीं पे, जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहां पे सेक्शन वो 144 लगा दी जाती है। तो वो बेसिकली उस टाइम हमारे फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा लिमिट कर दिया जाता है। तो यही यहाँ से कंसेप्ट डेवलप होता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, बट क्वालिफाइड है, मतलब उन पे लिमिटेशन लगाई जा सकती है अंडर सर्टन सर्कमस्टांस। सेकंड, सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सबको अवेलेबल नहीं है।
कुछ सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है। ये मैंने आपको एलियन और सिटीजन के कंसेप्ट में बताया भी था कि जैसे प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन जो है वो एनिमी एलियन को प्रोवाइड नहीं होते, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे। फिर ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये जस्टिसिएबल इन नेचर है। तो डीपीएसपी जैसे जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल मतलब होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोवोक हो रहे हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, एक ट्रायल होगा, ठीक है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। तो इसलिए हम फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसिएबल कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फंडामेंटल राइट्स को कौन डिफेंड करता है। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवोक हो रहा है तो आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो सुप्रीम कोर्ट डिफेंड करेगा और आपको गारंटीड प्रोवाइड करेगा आपका फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है ना लैंड का, तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट उसे डिफेंड करेगा। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। हम बताएंगे आगे पॉइंट्स में किन किन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब स्टेट्स के पास पावर नहीं रहती है, पावर मैक्सिमम सेंटर के पास चली जाती है, तो उस कंडीशन में कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया जाता है। अब जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उधर एक बार बार वर्ड यूज होगा स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट क्या है बेसिकली, तो स्टेट एक बहुत लार्ज टर्म है। स्टेट में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, गवर्नमेंट भी आ जाती है, पार्लियामेंट भी आ जाती है जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं, लोकल अथॉरिटीज़ जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भी आ जाती हैं, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक्ट के थ्रू बनी है वो भी आ जाती है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी आ जाती है, ठीक है। तो एक स्टेट एक बहुत वाइड कंसेप्ट है। तो आपने आर्टिकल 12 में मैंने डील रखना है कि ये स्टेट की डेफिनेशन के साथ डील करता है। तो आगे हम बहुत जगह स्टेट वर्ड का यूज करेंगे तो आपको समझ आना है कि स्टेट बेसिकली होती क्या है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 ये कहता है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट है, मतलब वो फंडामेंटल राइट्स के साथ एग्री नहीं होता है, उसकी वजह से अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम उस लॉ को क्या कर देंगे, वाइड कर देंगे, मतलब नल, वो लॉ ही कैंसिल हो जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। अब अगर ऐसा होता है तो ये पावर किसको दी गई है कि वो उस लॉ को वाइड डिक्लेयर कर दे, मतलब उस लॉ को कैंसिल कर दे जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। ये पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। कौन से आर्टिकल के अंडर, 32, जो जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी भी कहते हैं। इसी जो आर्टिकल 32 है ना, इसको बोलते हैं हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आगे बताऊंगा क्यों इसे कहते हैं। तो हाई कोर्ट को दी गई है अंडर, पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 226 कि अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के तो उसको वो नल डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। ये थे क्विक डाइजेस्ट कुछ। अब हम धीरे धीरे एक एक आर्टिकल को देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल 14। आर्टिकल देखो 14 से 18 तक हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं ना, हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं 14 से 18। ये चार जो आर्टिकल्स आएंगे 14 से 18, ये 5 आर्टिकल्स हैं जो, ये पांचों के पांचों किसके साथ डील करते हैं, इक्वालिटी के साथ, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। पहला आर्टिकल है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। इसका मेनली कंसेप्ट यही है कि हर एक पर्सन जो है वो लॉ के आगे इक्वल है। बट यहाँ पर दो चीजें, एक कंसेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, एक कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। ये दोनों अलग अलग जगह से लिए गए हैं और इंडिया ने इन दोनों का मिक्सचर यूज करता है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट हमने ब्रिटिश से लिया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को हमने अमेरिका से लिया है। ये जो बेसिकली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। अब मैं बताता हूँ ये कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव है, ठीक है। बेसिकली जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हमने लिया है बेसिकली रूल ऑफ लॉ से। ये एक ब्रिटेन के एक जज थे, एवी डिके, आई होप मैं इनको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो एवी डिके ने कंसेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ वहां से लिया गया है। तो पहले हम इक्वलिटी बिफोर लॉ को मैं समझाता हूँ वो क्या है। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि नो बॉडी इज अबव लॉ, कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं है, हर एक पर्सन लॉ के सामने इक्वल है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, ठीक है। तो ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ये कहता है कि दो पर्सन है ना, सपोज करो एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, ये दोनों लॉ के सामने इक्वल हैं लेकिन एक शर्त पे इक्वल हैं। पहले इनको हमें एक सेम कंडीशन पे लाना होगा, ठीक है। पहले हम इनको सेम कंडीशन में लाएंगे, उसके बाद ये लॉ के सामने इक्वल है। यहाँ पर ये नहीं कहते, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से समझो, सपोज करो यहाँ पर एक पर्सन रिच है,
एक पर्सन बहुत पुअर है, ये इन दोनों को इक्वली ट्रीट करेगा। सपोज करो अगर ये कोई क्राइम कर देता है, ये कोई क्राइम कर देता है, और इन दोनों को सेम मतलब कंपनसेशन देनी पड़ेगी। बट ये तो बेसिकली एक इसके साथ गलत हो गया ना, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट इसके साथ तो बहुत गलत हो गया ये, ठीक है। बट इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ये कहता है कि आपको पहले उनको इक्वल जगह पे लाना है। अगर ये पुअर है तो इसको पहले थोड़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो, मतलब इसको थोड़ी कंपनसेशन मिलनी चाहिए ना। ये पुअर है तो इसको, आपने बैकवर्ड है, इसको उठाना है ऊपर। जब उठा के आप इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल ले आओगे, फिर आप इन दोनों को इक्वली ट्रीट कर सकते हो। तो ये थोड़ा नेगेटिव कंसेप्ट है, क्योंकि ये बोलता है कि सब इक्वल हैं। जैसे अगर कोई एक पुअर है, कोई बैकवर्ड है, ये उसको भी इक्वली ट्रीट करेगा एक रिच पर्सन के साथ। ये नहीं कहता, ये कहता है कि पुअर और बैकवर्ड को पहले उठाना है हमने, ताकि दोनों आपस सोसाइटी में बराबर आ जाए, फिर उनको इक्वली ट्रीट करना है। तो ये इसलिए इसको पॉजिटिव कंसेप्ट कहते हैं, इसको नेगेटिव कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया हो। ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट था, हमने लिया था रूल ऑफ लॉ से, ठीक है। आपने ये याद रखना, ये ब्रिटिश का है और ये अमेरिकन से लिया गया। तो ये जो रूल ऑफ लॉ था, इसका कंसेप्ट दिया था एवी डिके ने। रूल ऑफ लॉ में बेसिकली तीन चीजें आ जाती हैं, ठीक है। रूल ऑफ लॉ में तीन चीजें आ जाती हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट रूल ऑफ लॉ में जो आता है वो ये कहता है कि आप किसी को भी सजा तब तक नहीं दे सकते जब तक उसने लॉ ना तोड़ा हो। अगर कोई पर्सन लॉ को ब्रीच करेगा तभी उसको सजा दी जाएगी। पहला पॉइंट तो ये इंडिया में चलता है, जब आप लॉ ब्रीच करते हो तो आपको सजा दी जाती है, ठीक है। सेकंड रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट ये कहता है कि वही कि नो बॉडी इज अबव लॉ। तो अगर कोई रिच है, पुअर है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ये भी इंडिया में चलता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर जो इंडिया में नहीं चलता है, वो रूल ऑफ लॉ में है बट इंडिया में नहीं चलता है, वो ये पॉइंट है कि ये कहता है कि जो हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर लेता है कहाँ से, किसी पर्सन से, ठीक है। किसी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर लेता है किसी पर्सन से। इसका इनके अकॉर्डिंग ये है कि जो पर्सन के राइट्स है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, ठीक है। पर्सन के राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हैं। ये इनका थर्ड पॉइंट है रूल ऑफ लॉ। बट इंडिया में ये नहीं चलता है। इंडिया में ये बात है कि जो पर्सन के राइट हैं वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन पर्सन ऑफ राइट्स को देख के बनाया गया है, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि रूल ऑफ लॉ जो है, बेसिकली इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट पूछा जाता है पेपर में, वो कहाँ से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ से। इसने दिया था एवी डिके ने। तीन पॉइंट है यहाँ पर। पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी ने कोई लॉ को ब्रीच किया है तभी उसको सजा मिलेगी। सेकंड पॉइंट वही बताता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी पर्सन जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है, हर एक इक्वल है अगेंस्ट लॉ, ठीक है। थर्ड पोर्शन ये कहता है कि इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि पर्सन के राइट जो हैं वो इंपॉर्टेंट है ओवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है पर्सन ऑफ राइट्स के लिए, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक पर्सन को राइट देता है, ना कि पर्सन के राइट को देख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो इंडिया में पहले दो पॉइंट चलते हैं बट तीसरा पॉइंट नहीं चलता, ये आपको समझना है, ठीक है। आई होप आपको ये तीन चीजें समझ आई होगी। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या फर्क है, ठीक है। ये बेसिकली एक मेंस ओरिएंटेड चीजें हैं, बट आपको तो ऐसे कम्पिटिटिव वन डे एग्जामिनेशन आपको बस यही याद रखना है, इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ओरिजिन से लिया गया, नेगेटिव कंसेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ अमेरिका से लिया गया, पॉजिटिव। बट आपको पता तो होना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मीनिंग है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ रूल ऑफ लॉ से लिया गया है, ठीक है। अब एक्सेप्शंस क्या है, ठीक है। अब ये इक्वलिटी बिफोर लॉ तो ये कहता है सब बराबर है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहली एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है। अब देखो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं उनको कुछ एक्सेप्शन रखी गई है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर कुछ अपना एक्ट परफॉर्म करते हैं, मतलब कोई ऑर्डर वगैरह दे देते हैं, ठीक है, कोई अपनी पावर परफॉर्म करें, कोई ड्यूटी कर रहे हैं, और अगर वो करते हुए अगर उनसे कोई मतलब गलती हो जाती है तो वो किसी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है, उसके लिए उनको किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड, इनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती जब तक ये ऑफिस में बैठे हुए हैं। फिर सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं की जा सकती, अगर करनी है तो पहले नोटिस देना पड़ता है। तो मतलब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इनको थोड़ी कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं इक्वलिटी के अगेंस्ट। ऐसे तो सब इक्वल है ना, तो इनके अगेंस्ट क्यों नहीं क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती। बट जब ये अपनी पोस्ट में बैठे हुए हैं तब, ताकि ये अपने पोस्ट का फंक्शन अच्छे से प्रॉपरली कर पाए, तो इनको थोड़ा एग्जम्प्ट किया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ से। फिर आर्टिकल 361 ए जो है, इसमें भी थोड़ी एक्सेप्शंस के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 361 ए में ये लिखा गया है कि अगर सपोज करो, देखो अगर
आपके कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब सपोज करो लोकसभा राज्यसभा है, उसकी कोई भी अगर उसमें कुछ भी चीज़ डिस्कस हो रही है तो न्यूज़ चैनल वो बाहर बता देते हैं, ठीक है। अगर वो ट्रू डिस्कशन है तो न्यूज़ चैनल उसे बता देते हैं। कई बार ये डिस्कशन अच्छी होती है, कई बार ये नहीं अच्छी होती है, बट वो बता देते हैं बाहर, तो उनके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी कि उन्होंने क्यों बताई। तो किसी भी न्यूज़ चैनल या कोई भी पर्सन है, अगर उसने कुछ भी प्रोसीडिंग के बारे में डिस्क्लोज कर दिया बाहर, तो उनके अगेंस्ट कोई भी जो है वो कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी आर्टिकल 105 ये पावर देता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को, और आर्टिकल 195 किसको देता है, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को ये पावर देता है। क्या पावर देता है इनको, बेसिकली ये एग्जेम्पशन रखता है कि ये जो बंदे हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपने पार्लियामेंट के बीच में खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हैं। अगर वही चीज आप अगर बाहर आके बोलोगे ना, तो आपके ऊपर कोई इंसान केस कर सकता है इन्होंने गलत बोल दिया। बट अगर आप पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कुछ भी बोल रहे हो ना, आपने देखा होगा, कभी आप पार्लियामेंट की डिस्कशन देखना, लोकसभा राज्यसभा में देखना, वो कुछ भी बोलते हैं, इतना गलत भी बोल देते हैं, लेकिन अगर वही चीज वो बाहर आके बोलेंगे तो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है, बट अंदर नहीं होती है। तो ये भी एक एग्जाम्पशन है इक्वलिटी बिफोर लॉ के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 31 सी इज एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। कहते हैं कि जहां पर आर्टिकल 31 सी आ जाता है ना, वहां पर आर्टिकल 14 जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 31 सी क्या है, आर्टिकल 31 सी में ये बोला गया है कि अगर दो डीपीएसपी से, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एक 39 बी और 39 सी, ठीक है। ये दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं, बेसिकली देखो, स्टेट जो होती है ना, वो कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के लॉज बनाती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। अगर स्टेट सोसाइटी के वेलफेयर के लिए 39 बी या 39 सी के अकॉर्डिंग कोई लॉ बना रही है, और वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट भी जा रहे हैं ना, तो कोई परवाह नहीं है, ये लॉ वाइड नहीं हो सकते। मतलब ऐसे आर्टिकल, अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 13 यही कहता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो वो नल वाइड हो जाएगा। बट ये एक्सेप्शन है कि अगर हमारी जो डीपीएसपीज 39 बी और सी के अकॉर्डिंग कोई लॉ बन रहा है और उस लॉ की वजह से आर्टिकल 14 वायलेट भी हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है, ये जो लॉ बनेगा ये नल वाइड नहीं हो सकता। अब सोचने वाली बात ये है कि 39 बी और सी में ऐसा क्या खास है कि आर्टिकल 14 के अगेंस्ट भी चला जाता है ये, तो तब भी इसको नल वाइड नहीं करते। तो इसमें ये खास है, ये बेसिकली ये आर्टिकल जो है ना, ये बेसिकली इनकी वजह से किया जाता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखो, हमारे डीपीएसपी ये बोला गया कि जो हमारी कंट्री में जो वेल्थ है ना, दौलत जो है, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए कि सोसाइटी में इक्वलिटी मेंटेन रहे। मतलब गरीबों के पास हमें पैसा देना है ताकि वो भी ऊपर उठ सकें। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ना, इसीलिए अगर आर्टिकल 40 इक्वलिटी वाला कंसेप्ट डिमिनिश भी हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। बाकी ये 39 बी सी हम जो है ये आगे फर्दर डीपीएसपी में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ही याद रखो, ये बेसिकली डील करते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ की। अब कुछ एम्बेसडर होते हैं दूसरी कंट्रीज के इंडिया में, या यूएनओ के मेंबर्स हैं, इनको भी कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है अंडर इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ के अगेंस्ट दी जाती है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 15 ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब मना किया जाता है कि कोई भी पर्सन जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। आप किसी में पर्सन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किस किस बेसिस में, रिलीजन के बेसिस में, उसकी रेस क्या है, उसकी कास्ट क्या है, सेक्स क्या है, या प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इन सब चीज़ों के बेसिस में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 15 कहता है। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन ये कि जैसे वुमेन को छोड़ा गया है, वुमेन के केस में आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो ना। ऐसे आपने बोला कास्ट में वो सेक्स में नहीं करते, बट वुमेन के केस में डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। कैसे, देखो कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ इलेक्शंस होते हैं, उसमें बोला जाता है कि इतनी सीट्स रिजर्व हैं वुमेन के लिए। बेसिकली वुमेन का स्टेटस सोसाइटी में इंप्रूव करने के लिए हम क्या करें, डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना मैन और वुमेन के बीच में, तो ये एक्सेप्शन में आ गया। कई बार चिल्ड्रन के लिए भी करते हैं, चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए हम ये भी एक्सेप्शन में आ। फिर कुछ बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनको हम कई बार फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं, कई बार उनको कुछ कोटा प्रोवाइड भी करते हैं। जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% कोटा दिया जाता है एजुकेशन पर्पसेज में, ठीक है। फिर एससीज एसटीज आपको पता है, उनको भी रिजर्वेशन वगैरह दी जाती है। तो इनको ताकि हम सोसाइटी में उठाने के लिए, मतलब
सोसाइटी में इनके लेवल को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ इनके केस में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मतलब इनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, इनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं अच्छी, ताकि ये सोसाइटी में उठ सकें। ठीक है, ये बेसिकली आर्टिकल 50 है। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किन किन चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। तो ये आपको 5 नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तभी आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा पाओगे। 16 आर्टिकल कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये आर्टिकल 16 के। बट यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बहुत है। एक्सेप्शन आप गेस भी कर सकते हो। देखो आपको पता ही है ना किन चीज, लेकिन आपको पता है कि कुछ बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC ST हैं, उनको तो रिजर्वेशन मिलती है अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हुई ना। ऐसे तो ये कहता है कि हर एक बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आ गई एक्सेप्शन के केसेस। अब क्विक डाइजेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको देखने। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो आर्टिकल जो है, आर्टिकल 340 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है वो क्या बनाएगी, बैकवर्ड कमीशन बनाएगी, देखने के लिए कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका सोसाइटी में क्या स्टेटस है, उनका स्टेटस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन कब बनी थी, 1953 में बनी थी। इसको बोलते हैं कालेकर कमीशन। ठीक है, पहली बैकवर्ड कमीशन। सेकंड बैकवर्ड कमीशन इज इंपॉर्टेंट। ये सेकंड बैकवर्ड कमीशन बनी थी 1979 में, और इसके अंडर थी BP मंडल सर के अंडर थी। और कौन से आर्टिकल देता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, आर्टिकल 340 के तहत बैकवर्ड कमीशन बनाई जाती हैं। इस बैकवर्ड कमीशन जो बनी थी, इसने बोला था कि रिजर्वेशन होनी चाहिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए। कितने परसेंट रिजर्वेशन होनी चाहिए, 27% रिजर्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसने ये बोला था। तो उस टाइम क्या हुआ, ये 1979 में आया, तो 10 साल के बाद 1989-1990 के बीच में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया, VP सिंह गवर्नमेंट थी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 27% रिजर्वेशन दी जाएगी अदर बैकवर्ड क्लासेस में। उसके बाद नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आ गई 1991, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है 27% रिजर्वेशन दी जाएगी अदर बैकवर्ड क्लासेस में। और उन्होंने एक और चीज बोली थी कि 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन भी देनी चाहिए हायर कास्ट वालों को। तो देखो ना, ये तो आ गई बैकवर्ड क्लासेस में, बट बैकवर्ड क्लासेस में जो हायर कास्ट वाले हैं, ऊंची कास्ट वाले हैं, उनमें अगर कोई इंसान पुअर है उसको 10% रिजर्वेशन देनी चाहिए। बट ये सुप्रीम कोर्ट ने, BP मंडल केस हुआ था 1992 में, उन्होंने पहली तो मान ली थी कि 27% रिजर्वेशन होनी चाहिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बट सेकंड कंडीशन जो ये थी ना कि 10% जो है वो हायर कास्ट के गरीब लोगों को रिजर्वेशन देनी चाहिए, उन्होंने इसको निगलेक्ट कर दिया था। अभी क्या स्टेटस है, अभी ये है कि 27% रिजर्वेशन दी जाती है अदर बैकवर्ड क्लासेस में। BP मंडल केस रिजर्वेशन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने और भी कुछ पॉइंट बोले गए थे BP मंडल केस में। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट यही बोला था कि 50% से ऊपर ये कैटेगरीज वाला सिस्टम नहीं, रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में 50% से ऊपर। बट अगर कोई ऐसी कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन है, तो हम 50% को क्रॉस कर सकते हैं, बट ऐसे जो भी रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर नहीं होने चाहिए। बट इस चीज का फायदा उठा के कई बार 50% से ऊपर रिजर्वेशन को लेके जाया जाता है, जो बहुत गलत बात है। ठीक है, तो BP मंडल केस ने पहला ये कहा था, और BP मंडल केस ने ये भी कहा था कि हम एक क्रीमी लेयर फाइंड करेंगे। ठीक है, क्रीमी लेयर। अब देखो ना यार, ध्यान से सुनो इस चीज में। अब उन्होंने कहा कि जो BP मंडल कमीशन था, उन्होंने कहा कि 27% रिजर्वेशन देनी है बैकवर्ड क्लासेस में। अब भाई बैकवर्ड क्लासेस का बंदा तो IAS ऑफिसर भी हो सकता है, वो किसी ग्रुप ए में सर्विस भी कर सकता है, वो प्रोफेसर भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है। तो क्या उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? नहीं। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि क्रीमी लेयर फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है कि वो जो लोग इन चीज़ों में बिलोंग करते हैं, जैसे IAS ऑफिसर का कोई बेटा हो गया, कोई ग्रुप ए ग्रुप B में बिलोंग करता है, उनको हमने इस रिजर्वेशन से बाहर निकाल देना। ये बेसिकली क्रीमी लेयर का कंसेप्ट था। इसीलिए एक रामनंदन कमेटी बनाई गई थी, जिसने देखा गया था कि कौन कौन सी क्रीमी लेयर हैं और उनको बाहर निकाला गया था रिजर्वेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन पॉइंट समझ आए। तो पहला यही था कि बैकवर्ड कमीशन आर्टिकल 340 के तहत बनती है, पहली 1953 में बनी थी, सेकंड 1979 में बनी थी BP मंडल सर के अंडर। ठीक है, और इन्होंने बोला था कि 27% रिजर्वेशन दी जाएगी। और बाद में BP मंडल केस में बोला गया
कि जो रिजर्वेशन है टोटल वो 50% से क्रॉस नहीं हो सकती और क्रीमी लेयर को फाइंड किया जाएगा। क्रीमी लेयर मैंने बता दी क्या होती है और उसके लिए रामनंदन कमेटी बनाई गई थी। फिर एक नेशनल कमीशन भी बनाया गया बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1993 में, ये आप फैक्ट याद रख सकते। ठीक है, ये था आर्टिकल 16 जो कहता है कि हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बट एक्सेप्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, देखो ये जो अनटचेबिलिटी वर्ड है ना, इसकी कोई भी डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। बट अनटचेबिलिटी आपको पता है कि हमारे एंशियंट टाइम से होती आती है। कुछ लोगों को पहले लोग गाँव में आने नहीं देते थे, उनका जूठा पानी नहीं पीते थे, ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती थी। मंदिरों में जाने में उनको अलो नहीं किया जाता। तो अगर ऐसी कोई आज की सिचुएशन में अनटचेबिलिटी होगा तो ये एक ऑफेंस माना जाता है और इसके तहत बहुत सज़ा होती है। उसके लिए एक एक्ट लाया गया था, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 में। बाद में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1976। और जब ये एक्ट आया था तो इसमें जो प्रोविजंस है उनको और स्ट्रिंजेंट किया गया, स्ट्रॉन्ग किया गया, ताकि कोई भी पर्सन अनटचेबिलिटी जैसी गलत प्रैक्टिस को प्रैक्टिस ना कर सके। आई होप आपको अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट समझ आया होगा। तो आर्टिकल 17 बेसिकली डील करता है कि कैसे अनटचेबिलिटी को खत्म किया जा सके। आर्टिकल 18 कहता है कि एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। देखो पहले क्या होता था ना, बड़े नाम होते थे, जैसे राजा डैश डैश डैश, कोई नाम है उसका, महाराजा ऑफ डैश, ऐसे आपको पता है बहुत से नाम होते थे, दीवान बहादुर, ऐसे बहुत से, राय साहिब। ठीक है, तो बेसिकली एबोल्यूशन ऑफ टाइटल वाला ये कंसेप्ट ये था कि ये जो सारे टाइटल्स है ना, ये सारे एबॉलिश कर दिए जाएंगे। आज आप थोड़ी ऐसे सुनते हो कि ये राजा ऑफ दिस, राजा ऑफ जम्मू, ऐसा कुछ नहीं सुनते हो ना। तो बेसिकली ये टाइटल्स जो हैं ये आज खत्म कर दिए गए हैं। तो और इसमें एबोल्यूशन ऑफ टाइटल में सिर्फ ये नहीं आता कि ये वाले टाइटल खत्म कर दिए गए। अगर सपोज करो कोई इंडिया की कोई जॉब कर रहा है अंडर सम गवर्नमेंट सेक्टर, और अगर उसको बाहर की कोई कंट्री, फॉरेन कंट्री जो है उसको कुछ हम कह सकते हैं कि उसको कुछ टाइटल देती है, तो वो उस टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली टाइटल्स को खत्म करने के लिए किया गया था। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं ना, उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। नेशनल अवार्ड्स आपको पता है, जैसे भारत रत्न। देखो अब अगर किसी पर्सन को भारत रत्न बोला हुआ है तो हम उसके नाम के साथ भारत रत्न लगा सकते हैं कि भारत रत्न डैश। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है। जैसे किसी को पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, ठीक है, तो हम उनके साथ ये नेशनल अवार्ड्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था एबोल्यूशन ऑफ टाइटल। अब नेशनल अवार्ड्स के बारे में अगर आपको थोड़ी जानकारी चाहिए तो मैं दे देता हूँ। नेशनल अवार्ड्स इनिशिएट हुए थे 1954 में। आपको मुझे बताना है 1954 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था। ठीक है, ये क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। तो 1954 में स्टार्ट हुए थे। बाद में जब मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी के लीडर थे, उनकी जब गवर्नमेंट आती है ना 1977 में, उन्होंने इनको एबॉलिश कर दिया कि ऐसे कुछ नेशनल अवार्ड नहीं होंगे। बट 1980s में जब इंदिरा गांधी जी वापस आती हैं कांग्रेस पार्टी की, तो उन्होंने वापस इनको इनिशिएट कर दिया था। ये कुछ नेशनल अवार्ड्स के बारे में था। तो आज हमने इक्वलिटी के आर्टिकल्स के राइट्स के बारे में पढ़ा। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें सबसे पहला पार्ट राइट टू इक्वलिटी, और फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक है ना वो हमने कवर किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंस्पिरेशन कहाँ से ली होती है, बिल ऑफ राइट्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट, ये जो क्विक डाइजेस्ट में बताया ना कि ये क्वालिफाइड होते हैं या एब्सोल्यूट होते हैं, ये कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इनको समझना है, इसको याद नहीं करो, इनको समझो। अगर आप समझोगे तो ये आपके ब्रेन में स्टोर रहेंगे और एक क्लियर इमेज आपके माइंड में रहेगी। दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट। एक मैं आपसे एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप चैनल में हो, आप वीडियोस देख रहे हो, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जो मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी, जो मैंने नया शेड्यूल बनाया है, जो स्ट्रेटेजी बनाई है टुवर्ड्स दिस ईयर, जिसमें JKSSB ओरिएंटेड एग्जाम्स के रिलेटेड भी मैंने बताया, आप उस वीडियो को प्लीज़ उन तक शेयर करो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं आपके लिंक में। क्योंकि हमारा जो ये चैनल है ये इनिशियल फेज में है, तो अभी हम चाहते हैं कि बहुत काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाएं, तो आप उनको शेयर कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।